नाइट वाला इवनिंग टू एवरीवन। एंड आई होप सो सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, घर पे पढ़ रहे होंगे, और नहीं पढ़ रहे होंगे तो एटलीस्ट अपना टाइम एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे। सो दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज। लास्ट दो क्लासेस हम लोग ने कंडक्ट की थी, जिसमें फर्स्ट क्लास में हम लोग ने थोड़ा बेसिक बेसिक बातें की थी। कल की क्लास में हम लोग ने थोड़ा बहुत स्टेप्स के बारे में बात किया था। ठीक है, तो फटाफट पूरी क्लास को, जो दो क्लास में उसको फटाफट समअप कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग का साथ चाहूंगा। ठीक है, तो जो जो पूछेंगे वो मैं आप लोग को फटाफट लिखना है। ठीक है, सो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल मेरा आप लोग से, सवाल पे सवाल की तरह से उसको याद करते हैं तो बेटर रहेगा। तो बताइए, मैनेजमेंट का कौन सा नंबर ऑफ फंक्शन है स्टाफिंग? मैनेजमेंट का कौन सा नंबर ऑफ फंक्शन है स्टाफिंग? थर्ड थर्ड थर्ड, सभी लोग थर्ड बोल रहे हैं। ओके फाइन। अच्छा, स्टाफिंग जो है, स्टाफिंग का मेन डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो उसका क्या है? शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। क्या है? स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द पर्सन एट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। RPRJRT। ठीक है, ये मैंने याद कराया था, RPRJRT। ठीक है, ये आपको याद कराया था। ठीक, उसके बाद हम लोग ने कुछ फीचर्स देखे थे, या कह सकते हैं स्कोप कह सकते हैं, या इंपॉर्टेंस कह सकते हैं। फीचर्स ने इसको इंपॉर्टेंस और स्कोप कह सकते हैं। तो पहला जो था उसका निमोनिक्स हम लोग ने कैसे याद किया था? CHS जो। CHS जो। ठीक है, जो लोग क्लास में नहीं थे वो सुन लें तो उनको भी रिवाइज हो जाएगा। CHS जो। C फॉर क्या था? कॉम्पिटेंट पर्सनल। कॉम्पिटेंट पर्सनल, इसमें क्या था कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या भाई? क्या करेंगे? आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करेंगे, सेलेक्ट करेंगे वो कॉम्पिटेंट पर्सनल जो कि हमारे पर्टिकुलर जॉब में उस ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट में कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद फिर क्या था? H, हायर परफॉर्मेंस। हायर परफॉर्मेंस में क्या था? जब हम राइट पर्सन को राइट जॉब में डालेंगे तो हमारा जो काम है वो उसके एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ेगी और वो उस काम को बेटर तरीके से कर पाएगा। फिर क्या था? एस से CHS में एस था सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल एंड ग्रोथ था कि अगर हम जब प्रॉपर स्टाफिंग करेंगे तो हमने जो प्लानिंग किया है हम उसके हिसाब से अपने आप को काम कंप्लीट कर पाएंगे, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और हमारा कंपनी का सर्वाइवल एंड ग्रोथ होगा। देन उसके बाद फिर जे से क्या था? जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जब इंसान को सही पर्सन राइट जॉब पे रहेगा तो अपना बेस्ट यूटिलाइज करेगा, जिससे कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा, और साथ ही साथ जब उसका मोराल और मोटिवेशन बढ़ेगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो एक बेटर क्या कहते हैं एम्प्लॉय होगा। साथ ही साथ कंपनी उसे कुछ रिवॉर्ड्स देगी, इंसेंटिव्स देगी, जिससे उसका जॉब के थ्रू सेटिस्फैक्शन और जॉब के थ्रू जो उसका क्या कह सकते हैं विश्वास है या फिर ट्रस्ट है वो बढ़ेगा। देन उसके बाद फिर ओ से हम लोग ने क्या पढ़ा था? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हमने जब अकॉर्डिंगली सारी वर्कफोर्स के अकॉर्डिंग चीजों को देखा, समझा, तो हमने सही सही पर्सन को सही काम के लिए रखा, तो उसमें हम लोग ने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया रिसोर्सेज का। मतलब क्या है कि जो काम जो कर सकता है उसको वही के लिए किया गया, तो भाई वो अपना बेस्ट देगा उस काम में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था CHS जो। उसके बाद फिर हम लोग ने कुछ पढ़ा था, क्या भाई? क्या पढ़ा था इसके बाद? बताइए फटाफट। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कुछ फीचर्स के बारे में, थोड़ा बहुत शायद, थोड़ा बहुत हम लोग ने फीचर्स पढ़ा था ना? फीचर्स पढ़ा था क्या? फीचर्स था इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन था। इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन इसलिए होता है क्योंकि प्लानिंग कितनी भी कर लो, ऑर्गेनाइजिंग कितनी भी कर लो, बट जब आपका स्टाफिंग जो है, यहीं से आपका लाइफ ब्लड स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, यहीं से आपका प्लान एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। क्योंकि जो आपने प्लान बनाया है या जो आपको प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, उसको करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आदमी ही उसको कर सकता है। एक ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन रिसोर्स उस चीज को कर सकता है, जो कि सिर्फ स्टाफिंग से ही पॉसिबल हो पाता है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन हो जाता है। फिर क्या था? मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है, तो इसीलिए स्टाफिंग भी कंटिन्यूअस है। मैनेजमेंट परवेसिव है, इसीलिए स्टाफिंग भी परवेसिव है, क्योंकि वो उसी का फंक्शन है। और लास्ट क्या था? प्लेसमेंट की जो स्टाफिंग है उसका मोटिव यही है कि उसको राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब डालना है। फिर हम लोग ने अभी एक टॉपिक स्किप किया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स वाला, वो बहुत ही इजी है, उसको देखा जाएगा लास्ट में। उसके बाद हम लोग ने देखा था क्या भाई? हम लोग ने देखा था स्टाफिंग का प्रोसेस। स्टाफिंग के प्रोसेस में क्या था भाई? उसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म मैंने जो याद कराया था, तेरी MRS का PT का PPC। क्या था भाई? तेरी MRS का PT का PPC। सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट, सभी लोग कमेंट करेंगे तेरी MRS का PPT का PPC। तो MRS से पहला क्या था? M से मैनेजेरियल
मैं सॉरी मैनेजरियल कह रहा हूँ, मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। देन आर फॉर क्या था, रिक्रूटमेंट। देन एस फॉर क्या था, सिलेक्शन, ठीक है, एमआरएस हो गया। देन पीटी, पी से क्या था, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, टी से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो एमआरएस पीटी हो गया। फिर पीपीसी से क्या था, पीपीसी से क्या था, प्रमोशन, आई थिंक ऐसा ही कुछ था, प्रमोशन था। परफॉर्मेंस अप्रेजल था। और सी फॉर क्या था, कंपनसेशन। यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है चीजें? तो हम लोग ने अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लिया। तो सभी मेरे साथ हैं, सभी को सब चीज समझ में आ गया, सभी को सब कुछ याद है, घर पे पढ़ाई किया था, कुछ देखा था, याद है ना सब? ठीक है, चलो। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चीजों को थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे लेके, ठीक है। तो स्टाफिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स और या फिर रिक्रूटमेंट, पिछले कोई टॉपिक्स में किसी को कोई डाउट है जो आज फर्स्ट टाइम क्लास कर रहा है, कुछ भी किसी को कोई डाउट नहीं है तो नो लिख दें, और ताकि हम स्टार्ट कर सकें। नो नो कर दीजिए तो पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, काफी लोग नो लिख दिए हैं। किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो मेरे को बाद में पूछ सकता है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एस्पेक्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। एस्पेक्ट्स मतलब क्या होते हैं, या एलिमेंट्स आप क्या समझते हैं, किन चीजों से स्टाफिंग मिलके बना है, ठीक है। एलिमेंट्स का अगर हम बेसिक जो चीजें हैं वो हम ये कह सकते हैं कि स्टाफिंग किन चीजों से मिलके बना है, ठीक है। तो अब इसमें आपका जो स्टाफिंग का एस्पेक्ट्स है वो आपका 3 बातों में घूमता है, ठीक है। पहला क्या है आपका, रिक्रूटमेंट। पहला क्या है भाई आपका, रिक्रूटमेंट, ठीक है। पहला क्या है भाई, एक सेकेंड, लेट मी सेलेक्ट द पेन। हाँ, पहला क्या है आपका भाई, रिक्रूटमेंट। दूसरा क्या है, सिलेक्शन। और उसके बाद तीसरा क्या है, इसको जूम कर देता हूँ, तीसरा क्या है भाई आपका, ट्रेनिंग। तो जो आपका 3 एस्पेक्ट्स क्या है भाई, 3 एलिमेंट्स क्या है स्टाफिंग के, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट में क्या है, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू द राइट जॉब। ये हम लोग ने कल के भी उसमें डेफिनेशन में पढ़ा था रिक्रूटमेंट के बारे में, ठीक है। रिक्रूटमेंट के बारे में हम लोग ने ये कल भी पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। रिक्रूटमेंट का होता है कि इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस फॉर सर्चिंग, इट इज द प्रोसेस फॉर सर्चिंग द बेस्ट एम्प्लॉयज, या जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज है एंड उनको सही जॉब के लिए अपने क्या कहते हैं अपॉइंट करा जाएगा, तो उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट के कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं। तो कल हम लोग ने याद होगा इन रिक्रूटमेंट में एक चीज पढ़ी थी कि आप इंटरनली भी कर सकते हो, पब्लिकली इनवाइट भी कर सकते हो, और एक्सटर्नल सोर्सेज के भी थ्रू कर सकते हो, जैसे कि न्यूज़पेपर में छपवाना, और ये सारी चीजें हमको मैंने कल बताया था अकाउंट्स वाले टीचर को, और ये सब मैंने बताया था ना कल की। मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो कि वो खो गई है, मैंने उसका प्रचार इधर उधर इधर उधर किया, याद होगा सभी को, ठीक है। जो लोग नहीं आए थे वो लोग रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे। तो सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट के जो सोर्सेज है उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल रिसोर्सेज। इंटरनल रिसोर्सेज जो हैं हम सबसे पहले रिक्रूटमेंट के इंटरनल रिसोर्सेज को देखेंगे, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले, तो इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो पहला क्या दिख रहा है भाई, पहला क्या दिख रहा है, ट्रांसफर। पहला क्या दिख रहा है भाई सबको, ट्रांसफर, ठीक। अब ट्रांसफर से क्या, इट इज कंसर्न विद शिफ्टिंग, इट इज कंसर्न विद शिफ्टिंग वन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब हैविंग सिमिलर स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रांसफर आपने सुना होगा, आपने सुना होगा, ये बहुत कॉमन सा वर्ड है कि यार ये ट्रांसफर जो है वो आपने सुना होगा कि एक आदमी को इस जॉब पोजीशन से उठा के डीएम का ट्रांसफर हो गया, इस मिनिस्टर का इससे ट्रांसफर हो गया, बहुत सुना होगा ये वर्ड, ठीक है। बहुत बेसिक सा वर्ड है ये कि ट्रांसफर हो गया, या आपने सुना होगा कि ये टीचर यहाँ से ट्रांसफर करके इधर कर दिए गए। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि शिफ्टिंग वन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर जॉब पोजीशन हैविंग सिमिलर स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एक पर्सन को दूसरे जगह कर देना अपॉइंट, एक जॉब पोजीशन से दूसरे जॉब पोजीशन पर अपॉइंट कर देना, अब उसका क्या है भाई, सिमिलर स्टेटस है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम इसको क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, ट्रांसफर, ठीक है। देख रहे होगे ये इमेज में है कि इसको यहाँ से उठा के इसने यहाँ से ये इधर गया, देन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो ये ट्रांसफर है, ठीक है। ये समझ में आया? ओके, चलो थम्स अप कर दे सभी लोग।
ठीक है। उसके बाद चलो, ठीक है। तो इंटरनल रिसोर्सेज में पहला हम लोग ने ट्रांसफर पढ़ा, तो अब इसमें अगर मैं आपको 3 पॉइंटर जो लिखवाना चाहूंगा, तो अगर इसमें आपके 3 पॉइंटर्स क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा भाई, ट्रांसफर में 3 बातें। पहली बात क्या है, वन जॉब, वन जॉब टू अनदर, ठीक है, वन जॉब टू अनदर, ठीक है। दूसरा, और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, कल मैंने देखा किसी ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था ग्रुप में, तो क्या वो नोट्स बना रहे हैं कि आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हो? देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपको ये मिलने वाला है, बट द फैक्ट इज कि आपको लिखना पड़ेगा। कॉपी में लिख नहीं रहे हो तो फिर आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। नोट्स बना रहे हैं ना, जो भी कल से ग्रुप में स्क्रीनशॉट सेंड किया था, दैट्स ओके, बट आप नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट भी लीजिए बट आप नोट्स बनाइए, ठीक है। दैट इज द मेन पर्पस, क्लासेस का यही मतलब होता है, ठीक है। चलिए, तो वन जॉब टू अनदर जॉब, पहला बात। दूसरा बात क्या होता है भाई आपका, वन शिफ्ट टू अनदर, वन शिफ्ट टू अनदर। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफर इस तरीके से हो सकता है, ये तीन है, मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। पहला क्या है, वन जॉब टू अनदर, मतलब जैसे कि मैं था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के फाइनेंस में, ठीक है, तो मुझे उठा के मार्केटिंग के फाइनेंस में डाल दिया गया, तो दैट इज वन जॉब टू अनदर। दोनों का स्टेटस सिमिलर ही है, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट उधर भी देख रहा था प्रोडक्शन में, और मैं मार्केटिंग में भी आके मैंने फाइनेंस देखा, तो दैट इज द सेम जॉब पोजीशन हैविंग सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेम स्टेटस। तो एक ये हो गया। फिर वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट, मैं दिन में काम करता था, मेरे को रात में कर दिया गया शिफ्ट, या रात में करता था, मेरे को दिन में कर दिया गया, तो दैट इज फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। बहुत जनरल बातें हैं ये। या फिर वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, ठीक है। मैं क्या था भाई, मैं पहले काम करता था चूल्हे भाड़ में, क्या ही बोल रहा हूँ, मैं मान लो मैं पहले काम करता था, क्या कहते हैं, एक बहुत डिपार्टमेंट का क्या नाम है, हाँ, मान लो मैं पहले जो था, मैं कह लो मैं प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में था, मैं प्रोडक्ट बनाता था कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे होगी, किस तरीके से चीजें चलेंगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या किया भाई, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैं मेरे को प्रोडक्ट डिपार्टमेंट से उठा के डाल दिया गया पैकेजिंग डिपार्टमेंट में। होता सब एक ही में, बट मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं प्रोडक्ट बनाता था, मुझे उठा के उन्होंने इसमें डाल दिया। तो भाई मेरा क्या हुआ, मेरा जो था, जो पर्सपेक्टिव ये हुआ कि मेरे को एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया गया, दैट इज समथिंग कॉल्ड, इसको भी हम ट्रांसफर ही बोलेंगे। तो भाई ट्रांसफर क्या क्या हो सकता है, जल्दी कमेंट में फटाफट बताएंगे सभी लोग, ये क्या हो सकता है, वन जॉब टू अनदर, वन जॉब टू अनदर, ठीक है, या तो फिर वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट, ठीक है, या फिर क्या होगा, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। फटाफट सब लोग कमेंट सेक्शन में, सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए बताइए बताइए। अरे भाई सुनाई उनाई दे रहा है ना? हाँ, वन जॉब टू अनदर, या फिर वन शिफ्ट टू अनदर, या वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, ये सारा ट्रांसफर होगा। तो अगर आपको एग्जाम्स में, ट्वेल्थ के एग्जाम्स में अगर आपको केस स्टडी आती है, और उसमें आपको पढ़ने पे ये समझ में आता है कि मिस्टर एक्स वाज अ पर्सन हु वाज वर्किंग इन अ प्रोडक्ट डिपार्टमेंट एंड नाउ शिफ्टेड टू दिस, तो विच टाइप ऑफ ट्रांसफर, विच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट इज दिस, तो ये कौन सा होगा भाई आपका, कौन सा होगा, बताइए फटाफट, विच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट इज दिस, विच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट इज दिस, फास्ट, बताइए 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 फटाफट, विच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट इज दिस, आई एम आस्किंग। मैं बोल रहा हूँ कि एक मिस्टर एक्स थे हु वाज वर्किंग इन अ प्रोडक्ट डिपार्टमेंट एंड नाउ शिफ्टेड टू एन प्लेसिंग डिपार्टमेंट या ट्रांसफर डिपार्टमेंट, ट्रांसफर नहीं, प्लेसिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये कौन से टाइप का रिक्रूटमेंट है, ये कौन सा टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट है? एकदम सबसे सही आंसर दिया है आयुषी मिश्रा ने, इंटरनल रिक्रूटमेंट का ट्रांसफर पार्ट, इंटरनल रिक्रूटमेंट का ट्रांसफर पार्ट। ये देखिए यहीं पे गलती होती है कि आप सीधा इसको लिख दोगे, वन डिपार्टमेंट टू अनदर लिख दोगे, या फिर आप इसको ट्रांसफर लिख दोगे। एक्चुअली में आपको समझाना पड़ेगा कि दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर from one department to another department is a part of internal recruitment and this is known as transfer। फिर आप ट्रांसफर के बारे में लिखोगे एंड देन आप इंटरनल रिक्रूटमेंट के बारे में लिखोगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? This is the way to understand the case study and to answer them.
द बेस्ट आंसर इज दिस, दैट आयुषी मिश्रा ने जो अभी दिया कि इंटरनल रिक्रूटमेंट प्लस ट्रांसफर, ये दोनों बातें आपको लिखनी होंगी। एम आई क्लियर टू ऑल? ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो ट्रांसफर के कुछ फीचर्स हैं। ट्रांसफर का फीचर क्या है, आपकी कुछ स्लाइटली चेंजेस होते हैं ड्यूटीज में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। क्या भाई, आपका कुछ स्लाइटली चेंज होता है ड्यूटीज में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, बट नो चेंज इन सैलरी। ये याद रखिएगा कि आपका कोई सैलरी में चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर ये आपको केस स्टडी में आता है कि देयर इज अ पर्सन मिस्टर चिंटू हु वाज वर्किंग इन finance department, now shifted to marketing department, and his salary has increased from 1 lakh per month to 1.5 lakh per month, so which type of recruitment is this? तो पहली बात है, ट्रांसफर तो नहीं होगा। वो जो होगा वो आपको आगे पता चलेगा कि किस में होगा, जब हम सारे पार्ट्स पढ़ लेंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ठीक है। तो स्लाइट चेंज इन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट नो चेंज इन सैलरी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये तो चलिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ऐसा देखो एक चीज और भी है कि ऐसा नहीं है कि सैलरी में भी चेंजेस होने के चांसेस हो सकते हैं। मतलब ऐसा ये एकदम स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड चीजें नहीं है कि हाँ ये ऐसा ही है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि वो क्वेश्चन की क्या डिमांड है, उस हिसाब से हम आंसर को अपने मोल्ड करेंगे। ऑल इन ऑल, इन बेसिक स्लाइट चेंजेस होते हैं आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, बट नो चेंज इन सैलरी। बट अगर कुछ बुक्स में पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है कि मे और मे नॉट वैरी, may or may not vary in context of responsibilities, duties, सैलरीज या स्टेटस। तो ये सारी चीजें होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें आपका एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि फिलिंग जॉब पोजीशन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स वेयर देयर आर, ये पॉइंट हटा दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज होगा कि अगर वो इस वाले पोजीशन पे था तो वो इधर नहीं चला जाएगा या इधर नहीं चला जाएगा, वो हमेशा सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉय में जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रांसफर किया तो मैं भाई अभी काम करता था मस्त, मैं सीईओ था, मुझे उठा के चपरासी बना दिया गया। ट्रांसफर, ये तो ट्रांसफर है भाई, क्या ही कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये तो मैंने तो ट्रांसफर किया था, ऐसे नहीं होता है ट्रांसफर। ठीक है, ये कोई बात नहीं है भाई, मैं सीईओ था, मैंने तुम मेरे को उठा के बना दिया भाई चपरासी, ऐसे थोड़ी होता है। दिस इज नॉट काइंड ऑफ अ ट्रांसफर दैट इज हेयर। ट्रांसफर में आपका ये होता है कि आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही होगा एम्प्लॉयज का, वो हमेशा सीधे ही जाएंगे, इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे। वो ऐसे से ऐसे या ऐसे से ऐसे दुनिया भर का जो भी डायग्राम बना सकते हैं वो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ट्रांसफर कैन बी अप्लाइड फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज फॉर लर्निंग जॉब्स और जॉब्स, जिसको हम जॉब रोटेशन बोलते हैं। क्या है कि भाई ट्रेनिंग एक्चुअली में की कही जाती है, जैसे मान लो कि मैं बहुत ही वर्सेटाइल आदमी हूँ, मुझे डांस करने आता है, ठीक है, बट मुझे थोड़ा बहुत गाना भी गाने आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आजकल आपने सुना होगा इनका, टाइगर श्रॉफ को सब जानते हैं, टाइगर श्रॉफ को सब जानते हैं, टाइगर श्रॉफ को सब जानते हैं। अगर किसी का फेवरेट है तो आई एम सॉरी, बट मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा। ठीक है, तो अगर किसी का फेवरेट है तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो टाइगर श्रॉफ जो है भाई वो डांस करने में बहुत अच्छा है, नो डाउट, किसी को कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि टाइगर श्रॉफ इज वेरी गुड। आजकल आपने सुना होगा वो गाना भी गा रहे हैं, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है, बड़े अजीब अजीब गाने। अभी कुछ दिन पहले कोई वन भारत के ऊपर कोई सॉन्ग निकाला तो उन्होंने, इंडियन सॉन्ग, कुछ मतलब कुछ इंडिपेंडेंस डे के रिपब्लिक डे पे निकाला था कोई सॉन्ग, मुझे याद नहीं है नाम। ठीक है, वंदे मातरम ही करके सॉन्ग का कुछ नाम था, बट वो थोड़ा अजीब तरह से गाया हुआ था। उसका ऐसे ऐसे जो करने वाला आदत है डांस में, ऐसे ऐसे ना। ठीक है, तो वो तो चलो उसका अपना तरीका है, तो डांस भी कर ले रहा है। अब उसने भाई सोचा कि भाई पैसे तो हैं, क्या दिक्कत है, मैं कुछ भी गा दूं, मैं मुंह से उल्टी भी कर दूंगा तो भी भाई आप लोग करेंगे, क्या ही प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, गाना गा देता हूँ, कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे, लोग सुनेंगे ही, अरे भाई टाइगर श्रॉफ ने क्या किया है। तो उसने क्या, अब उसको भाई थोड़ा बहुत जब वो गाना गाने गया होगा, तो अब ऐसे तो होगा नहीं कि वो गया और बोला सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, तो ऐसे करके तो स्टूडियो में गाना गाएगा नहीं, उसको कुछ ट्रेनिंग दिया जाएगा कि हाँ साहब आपको यहाँ पे हाई आपको नोट देना है, आपको यहाँ पे लो नोट देना है, आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है। अब ऐसे एंड का पॉइंट तो कोई गाना गा नहीं सकता। ठीक है, तो देयर शुड हैव बीन समथिंग कॉल्ड ट्रेनिंग जो उसको दी गई होगी वहां पे कि आपको ऐसे गाना है, ऐसे गाना है, इस तरीके से करना है।
पता चला गाना गाना उसमें भी वो ऐसे ऐसे ही कर रहा है, तो ये तो सही तरीका नहीं हुआ ना कि हाँ भाई अपना डांस कर रहा हूँ मैं जिंदगी, तो ऐसे तो है नहीं। वो आप ऐसे तो पागल होगा नहीं। अब भाई वो उसका क्या है कि भाई नहीं, सॉन्ग है तो आपको सॉन्ग के तरीके से गाना होगा ना, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। दैट इज समथिंग कॉल्ड कि अगर आपका जब भी आपका ट्रांसफर होगा तो ये इस पर्पज से भी किया जाता है कि एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड हो, एक जॉब पोजीशन से दूसरे जॉब पोजीशन को, और इसी को हम जॉब रोटेशन कहते हैं। जॉब रोटेशन इज अ वेरी गुड थिंग टू लर्न न्यू स्किल्स, टू लर्न न्यू थिंग्स और रिलेटेड टू वन जॉब पोजीशन फ्रॉम व्हेन यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर जॉब पोजीशन। एम आई क्लियर टू ऑल? बताइए, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट क्या है, एक तो भाई एक तो बहुत चिंदी सा पॉइंट ये तो भाई ये जबरदस्ती का पॉइंट घुसेड़ दिया कि डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब भाई ट्रांसफर है तो वो बस आदमी को इधर से उठा के इधर डाल दिया गया। ठीक है, अब इसमें ये तो बस एक पॉइंट ऐसे बना दिया गया कि अगर आपको ट्रांसफर पे लिखने का, तो ये आप ये भी लिख सकते हैं कि इसकी वजह से कोई एम्प्लॉय का नंबर नहीं बढ़ता है, जितने एम्प्लॉय हैं उतने ही रहते हैं, 100 है तो 100 ही रहेंगे, 2 है तो 200 रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसफर करने से एम्प्लॉय ही बढ़ जाएगा। भाई ट्रांसफर कर रहे हो, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो एम्प्लॉय का, आगे आर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है वहां पे सिर्फ हो रहा है भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय जितने हैं उतने ही रहेंगे। ठीक। अच्छा, एक चीज और क्या है कि इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि एक ट्रांसफर की वजह से, जैसे मान लेते हैं कि एक ग्रुप में 11 लोग हैं, ठीक है, एक जो डिपार्टमेंट है उसमें 12 लोग हैं, और इसमें एक लोग की कमी है। मतलब आपके पूरे क्रिकेट टीम में मान लेते हैं 11-11 लोग रहते हैं, इसमें तो सब लोग एग्री करेंगे। एक टीम में गलती से 12 लोग चले गए हैं और एक में 10 ही लोग हैं, तो मैंने एक आदमी को उठा के दूसरे आदमी को उसमें डाल दिया, तो अब इसमें भी 11 हो गए और इसमें भी 11 हो गए। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड कि अगर कहीं पे ओवर स्टाफिंग है, कहीं पे हमने ज्यादा लोगों को रिक्रूट कर दिया है, तो हम उस पर्सन को उठा के इधर उठा देंगे, रख देंगे। और ऑब्वियसली जैसा मैंने बोला कि उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जब उसको इधर से इधर लाया जाएगा ताकि वो उन चीजों को सीख सके और समझ सके। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आपको? ये बात समझ में आया क्या? ट्रांसफर, ठीक है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, प्रमोशंस। प्रमोशंस, प्रमोशंस क्या है भाई? प्रमोशंस बड़ा सुनते हैं आप लोग, इंस्टाग्राम प्रमोशन, इंस्टाग्राम प्रमोशन सुना है? सुना होगा, सभी ने सुना होगा। तो वो वाला प्रमोशन नहीं है भाई, ठीक है, इधर हम लोग इन्फ्लुएंसर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, प्रमोशन क्या है भाई कि पहले पहले भाई पहले है कि शिफ्टिंग फ्रॉम वन एम्प्लॉय फ्रॉम अ लोअर पोजीशन टू अ हायर पोजीशन। ठीक है, एग्जाम्पल, पहले मुझे बवासीर था, फिर मुझे मिला ये हॉस्पिटल, आज मैं उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बन गया हूँ, मेरी लाइफ इस हॉस्पिटल के आने वजह से बहुत ही अच्छी हो गई। ऐसा मैं एक ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, कि पहले मैं बहुत दुखी था, मेरे जीवन में कोई भी लड़की नहीं थी, फिर मुझे मिला फिर मुझे मिला टिंडर, टिंडर के आने की वजह से मेरे जीवन में 10 लड़कियां आई, 10 लड़कियां आने की वजह से मेरी जिंदगी यहाँ से यहाँ पहुंच गई। आज मैं स्वर्ग में हूँ क्योंकि उनके सारे भाइयों ने मुझे मार के मार डाला, और मैं आज अपना स्वर्ग से सारी 10 गर्लफ्रेंड्स को देख रहा हूँ। तो दैट इज, तो इसमें क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर चीज की वजह से मैं पहले यहाँ था, फिर मैं अब यहाँ हो गया, तो दैट आई हैव प्रमोटेड माई सेल्फ। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक कंडीशन फुलफिल करने पे मेरी गर्लफ्रेंड से वो वाइफ हो जाएगी, तो मेरा क्या होगा प्रमोशन, मैं बॉयफ्रेंड से गर्ल मैं भाई पति बन गया। ठीक है, मैं बॉयफ्रेंड से हस्बैंड हो गया, तो दैट इज अ प्रमोशन। वो अलग चीज है कि दुख ज्यादा हो जाएगा, बट वो कॉर्नर रखते हैं। पहला बात यह है कि मैं एक पोजीशन कर रहा था, अरे मतलब क्या ही बोल रहा हूँ मैं एक पोजीशन पे था, ठीक है, जिसमें जिसमें मैं क्या था भाई, बॉयफ्रेंड था, अब मेरी शादी हो गई, मैं प्रमोट होके हस्बैंड हो गया। ठीक है, तो भाई इसमें क्या हुआ, आपका प्रमोशन हुआ। तो वही है कि शिफ्टिंग वन एम्प्लॉय फ्रॉम अ लोअर पोजीशन टू अ हायर पोजीशन इज समथिंग कॉल्ड प्रमोशन। इस फिगर में भी आप देख रहे होंगे, पहले क्या, पहले मोदी जी सीएम थे गुजरात के, आज वो पीएम है पूरे इंडिया के, तो समथिंग कॉल्ड प्रमोशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर इसमें अब क्या है, ऑब्वियसली भाई अब आप पहले क्या था, पहले मैं एक लड़की थी, मैं सिर्फ उसका
बॉयफ्रेंड था, तो मैं मिल नहीं सकता था, मुझे जाने में दिक्कत है, उससे बात करने में दिक्कत है। तो अब मेरा स्टेटस बढ़ गया है, अब मैं भाई हस्बैंड हो गया हूँ। अब मैं जब चाहूँ तब मिल सकता हूँ, जब चाहे तब मैं घूमने जा सकता हूँ। मेरे साथ मेरे पास अब बेटर फैसिलिटीज है। पहले मुझे मिलने के लिए क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट जाना पड़ता था। ठीक है, गलत नहीं सोचेगा कोई। मैं मुझे पहले मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाना पड़ता था। अब मैं मिलने के लिए भाई कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे घर में ही है। तो आई एम गेटिंग हायर स्टेटस और ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पहले मेरा क्या था भाई, कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना नहीं था। भाई रात में मेरे को गुड नाइट बोलना है, सुबह उठ के मुझे गुड मॉर्निंग बोलना है, बस इतना ही था। अब मैं दिन भर वहीं पे हूँ, वो मेरे बगल में है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं। अब दिन भर उसके पैर दबाना है, ऐसा से कहने की बात है ये। ठीक है, तो इट कैरीज हायर स्टेटस, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेटर फैसिलिटीज। अब मैं इसको रिलेट बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। जैसे कि पहले क्या था, पहले पहले हमको, मतलब छोड़ो, अभी उस पर बात नहीं करते, अभी क्लास का एनवायरनमेंट वैसा नहीं हुआ है, तो बाद में बात करेंगे इसके बारे में। बेटर फैसिलिटीज मतलब ऑब्वियसली मैं पहले पीएम था मोदी, पहले मैं सीएम था, मैं सीएम था। ठीक है, वाह अच्छा लग रहा है सोच के। ठीक है, तो मैं पहले सीएम था, मेरे पास पहले एक छोटी सी गाड़ी थी। फिर मैं अब पीएम हो गया, अब मेरे को सीधा दिल्ली में हाउस मिल गया। पहले मैं लखनऊ में रह रहा था। तो दैट इज ऑन समथिंग बेस्ट फैसिलिटीज। अब सीएम के लिए, सीएम से तो बड़ा ही है पीएम, तो ऑब्वियसली फैसिलिटीज भी होंगी, ज्यादा पे भी मिलेगा ऑब्वियसली। मैं पहले, मुझे, मैं सीएम था तो मुझे कम पैसे मिलते थे, अब मैं पीएम हो गया तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू कनेक्टिंग विद द थिंग्स जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? सर प्रोडक्शन में एक्स को अगर फाइनेंस में उठा के डाल दे तो एक्स की प्लेस कौन फुलफिल करेगा? सर प्रोडक्शन में से एक्स को अगर फाइनेंस में उठा के डाल दें, देखो ऑब्वियसली अगर जब भी हम किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक पर्सन को दूसरे एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखें, इसका मतलब कि उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव बंदा वहां पे होगा, या फिर वहां पे ओवर स्टाफिंग होगी। ठीक है, ठीक है, या तो वहां पहले ओवर स्टाफिंग होगी तो इसलिए मैंने उसे उठा के यहाँ इधर कर दिया, या फिर मेरे को उसकी नीड नहीं थी, वो अच्छे से काम वहां नहीं कर पा रहा, तो मैं उसके लिए कोई और ऑल्टरनेटिव रखा होगा, तभी मैं उसको यहाँ से उठा के मैंने उसको यहाँ शिफ्ट किया। आयुषी समझ में आ रहा है क्या? ओके, ठीक है। फिर फीचर्स ऑफ प्रमोशन पे आते हैं, तो नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सेम, ट्रांसफर में भी कोई एम्प्लॉयज पे इंक्रीज नहीं था, प्रमोशन में भी कोई तरह का एम्प्लॉय, मैं एक जगह से उठ के मैं दूसरा हो गया। वैसा तो है नहीं कि मैं पहले भाई किसी का ओजी था, अब मैं सैया जी हो गया हूँ तो भाई मैं दो हो जाऊंगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो मैं एक ही रहूंगा, मैं एक था, मैं एक हूँ, मैं एक ही रहूंगा। तो द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विल नॉट इंक्रीज इन केस ऑफ प्रमोशन। फिर वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज, यस, प्रमोशन में हमेशा हम ऊपर जाएंगे, हम हमेशा ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाने को क्या कहते हैं? वर्टिकल। सेम लाइन में जाने को हॉरिजॉन्टल। ये तो सबको पता होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसे वर्टिकल होता है। हु हा हु। ठीक है, तो ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, अरे ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, तो वर्टिकल जो है वो शिफ्टिंग होगा एम्प्लॉयज का। ठीक है, दिस इज अ गुड स्टेप, टाइगर श्रॉफ को सजेस्ट करूंगा। ठीक है, फिर मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय, ऑब्वियसली भाई मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं पहले एक एम्प्लॉय था, आज मैं सीईओ हो गया हूँ, तो भाई मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा कि मैं भाई एक बड़ा आदमी हो गया हूँ, ये वो ऐसा वैसा। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया क्या? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये दोनों पांच चीजें समझ में आए। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट्स क्या है भाई? आपके ट्रांसफर और प्रमोशन। अब इसके एडवांटेजेस क्या? इंटरनल रिसोर्सेज है तो मोटिवेट एम्प्लॉयज फॉर बेटर परफॉर्मेंस। भाई ऑब्वियसली आप एक एम्प्लॉय जहां आप अच्छा काम नहीं कर सकते थे, आपको वहां से उठा के दूसरी जगह डाल दिया गया, तो आपका भाई मोटिवेशन बढ़ेगा, काम करने में होगा। हायर पोजीशन में अगर आपको प्रमोट कर दिया गया तो भी आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। अभी लास्ट पॉइंट ही मैंने पढ़ाया कि मोटिवेशन बढ़ जाता है, तो इससे मोटिवेशन इंक्रीज होता है। फिर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी अमंग एम्प्लॉयज। भाई अब देखो, जो प्रमोशन होगा तो प्रमोशन की वजह से जो एम्प्लॉय है वो अपना, वो सेटिस्फाई होगा, सेटिस्फाई होने की वजह से वो लॉयल होगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, और उसका जॉब सेटिस्फैक्शन अपने कंपनी की तरफ बढ़ेगा। दैट इज समथिंग कॉल्ड एडवांटेज ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज। फिर सिंपलर सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट प्रोसेस। भाई अगर अब
इंटरनल इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं करते, एक्सटर्नल की तरफ जाते, तो हमें भाई पेपर में छपवाना पड़ता, हमें रिक्रूटमेंट से एप्लीकेशन आते हैं, हम उसमें सेलेक्ट करते हैं, इंटरव्यूज कराते, टेस्ट कराते, ये कराते, वो कराते, अलांग फलांग ढिमकान सब कराते। तो ये इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है ये। तो उस चीज में अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बेसिस पे इंटरनल रिक्रूटमेंट ज्यादा कंपैरिजन में बेटर है, क्योंकि हमें ज्यादा पेपर वर्क नहीं करना है, क्योंकि वो हमारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, वो हमारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है। अब चाहे वो हम ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे वो हम प्रमोशन कर रहे हो, तो वो हमारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होने की वजह से भाई बहुत इजी हो जाता है कि हम उसे जानते हैं, हम उसे समझते हैं, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं वो किस बेटर जॉब पोजीशन के लिए अच्छा है, क्या है, कैसे है। तो हमारा जो काम है वो काफी इजी हो जाता है, बिकॉज ही इज अ नोन पर्सन टू अस, टू द कंपनी। ठीक है। फिर टूल ऑफ ट्रेनिंग, जैसा मैंने बताया कि ट्रांसफर आपका ट्रेनिंग के पर्पज से यूज हो सकता है। आपने एक पर्सन को उठा के दूसरे जगह जॉब रोटेशन किया फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ ट्रेनिंग पर्पज, कि मैं पहले प्रोडक्ट बनाता था, अब मुझे को मार्केटिंग में डाल देगा, तो मैं मार्केटिंग की स्किल सीखूंगा, मुझे ट्रेन किया जाएगा उसके लिए, तो दैट इज ऑल्सो अ टूल ऑफ ट्रेनिंग। फिर सेव कॉस्ट एंड टाइम, जैसा मैंने बताया कि भाई अगर आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं तो आपको खर्चे लगते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट कराने के खर्चे लगते हैं, आप फिर एप्लीकेशन आते हैं, फिर आप उसके लिए ट्रेनिंग सेशंस कराते, टेस्ट कराते, दुनिया भर के चीजें कराते, तो उसमें आपका टाइम भी जाता है और कॉस्ट भी जाता है। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट की वजह से आपका टाइम भी सेव होता है और कॉस्ट भी सेव होता है। फिर मेंटेनेंस ऑप्टिमल स्टाफ, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कहीं पे ओवर स्टाफिंग है किसी डिपार्टमेंट में, कहीं पे किसी, क्या है, मेरा वीडियो रुक गया क्या? मेरा वीडियो रुक गया है क्या? ना, एक सेकंड रुको ना, रुको रुको रुको। हाँ, मैं आ गया। हेलो हेलो, हाय हाय। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। सॉरी, ये थोड़ा बहुत वेब कैम को नशा चढ़ता रहता है, गांजा फूक लेता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मेंटेन्स ऑप्टिमल स्टाफ, की अगर मेरे किसी भी जो क्या कहते हैं डिपार्टमेंट में या किसी भी शिफ्ट में ज्यादा लोग हैं, तो मैं एक पर्सन को उठा के दूसरे जगह डाल सकता हूँ। तो मेरा ओवर स्टॉपिंग, जैसे मैंने टीम वाला एग्जांपल दिया था कि एक टीम में 12 लोग और एक टीम में 10 लोग हैं, तो मैंने एक को उठा के दूसरे पे डाल दिया, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड कि आपका, क्या कहते हैं, एक वो एक जगह ओवर स्टॉपिंग था, स्टाफिंग था, एक जगह अंडर स्टाफिंग था, तो दोनों जगह ऑप्टिमल स्टाफिंग हो जाएगा अगर मैं इंटरनल रिक्रूटमेंट करता हूँ। एम आई क्लियर एंड ऑडिबल ऑल्सो? सभी को समझ में आया ये? ठीक है, एडवांटेजेस। ठीक है, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो रटिए। अच्छा भाई, ये मैं रटवा नहीं सकता, ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है जो आपको उसी चीजों से समझ में आ जाना चाहिए कि आप कैसे इसको याद रख सकते हो। ऑल इन ऑल, मैं अगर इसका आपको, क्या कहते हैं भाई इसको, अगर मैं आपको इसका वो बताऊं निमोनिक्स याद करने के लिए, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, MJS। ठीक है, MJSTSM, MJSTSM। ठीक है, MJSTSM। ठीक है, ठीक है, MJSTSM। ठीक है, समझ में आया? एम से क्या है भाई? मोटिवेट्स एम्प्लॉयज फॉर बेटर परफॉर्मेंस। J फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी, सॉरी, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। S फॉर क्या है आपका भाई? सिंपलर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस या प्लेसमेंट प्रोसेस कह सकते हैं। फिर T से टूल ऑफ ट्रेनिंग। S फॉर सेव्स कॉस्ट एंड कांस्टेंट टाइम एंड सिक्स्थ आपका क्या है? मेंटेन्स ऑप्टिमल स्टाफ। समझ में आया? समझ में आया? मगज में आया क्या? समझ में आया क्या? तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसा वही वही चीज़ है, इकोनॉमिकल, एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूटी, बेटर रिलेशंस होते हैं, सरप्लस एंड शॉर्ट पेज रेक्टिफाइड, टूल ऑफ ट्रेनिंग, तो ये सारा था। ठीक है। फिर डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं भाई? डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? नो फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड। मैंने क्या बोला था? स्टाफिंग इज अ प्रोसेस इन विच लाइफ ब्लड इज, इट इज कॉल्ड लाइफ ब्लड, या लाइफ ब्लड इज कमिंग। मीटिंग इज क्यों? याद है मैंने बोला था कि लाइफ ब्लड होता है, लाइफ ब्लड होता है स्टाफिंग। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या है इंटरनल रिसोर्सेज के, कि यहाँ पे कोई नया पर्सन नहीं आता है। जब आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही इसमें डाल रहे हो। अब या तो आप ट्रांसफर कर रहे हो या तो प्रमोशन कर रहे हो,
तो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को आप डालो, तो आप कोई नया यंग टैलेंट, न्यू ब्लड, न्यू पर्सन इज नॉट कमिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट इज नो स्कोप ऑफ फ्रेश टैलेंट। हो सकता है भाई मेरे यहाँ बहुत पुराने पुराने एम्प्लॉयज हैं जिनको बहुत सारी चीजें नहीं आती, बट आज की जो नई जनरेशन है उसको काफी चीजें आती है। तो मेरे पास कोई नया टैलेंट नहीं आ रहा, मैं बस भाई इंटरनल रिक्रूटमेंट में ही कर रहा हूँ कि ट्रांसफर कर दूंगा, प्लेसमेंट कर दूंगा, प्रमोशन कर दूंगा, ये सब कर दूंगा, मेरा यही थिंकिंग है। तो भाई मेरी कंपनी में नया टैलेंट नहीं आ रहा है, तो अगर नया टैलेंट आता है तो दैट इज अ न्यू ब्रेन विथ न्यू माइंड एंड न्यू टेक्नोलॉजीज कैन एक्सटेंड योर ऑर्गेनाइजेशन। तो नो स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट हो जाता है, क्योंकि हम इंटरनल रिक्रूटमेंट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज पे ही ज्यादा रिलाई करते हैं, ठीक है। फिर क्या, अफेक्ट्स एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी एडवर्सली। अब जिसको लेथार्जिक कहेंगे, ठीक है, ठीक है। लेथार्जिक मतलब, जो ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा हिंदी में, इसको आप बेटर होगा कि आप लेथार्जिक ना लिखें, क्योंकि भाई सीबीएसई बोर्ड लेथार्जिक पढ़ेगा तो गलत हो जाएगा। अफेक्ट्स क्या कह सकते हैं कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी एडवर्सली, इसको लिख लीजिएगा, एडवर्सली अफेक्ट्स दी अफेक्ट्स दी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एडवर्सली अफेक्ट्स द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि देखो, जब आपके कंपनी में फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते रहेंगे, फ्रीक्वेंट प्रमोशंस, ट्रांसफर का तो प्रमोशन नहीं कहूंगा, प्रमोशन अच्छी चीज होती है, ट्रांसफर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि ट्रांसफर अगर आपके कंपनी में लगातार ट्रांसफर हो रहा है, आपको एक जगह बैठने ही नहीं दिया जा रहा है, अभी आपको कल यहाँ पर डाला तो उठा के फिर दूसरे डिपार्टमेंट में उठा के डाल दिया, फिर तीसरे डिपार्टमेंट में उठा के डाल दिया। तो आपका अगर आपका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हो रहा है, या कंपनी की पॉलिसी है कि आप प्रमोट करेंगे पर्सन को, प्रमोट करेंगे पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी और टाइम। पहले पहले क्या होता है ट्रांसफर के सेंस में कि आपके यहाँ फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हो रहा है, डिपार्टमेंट उठा के आपको इधर उधर उधर चेंज किया जा रहा है, या फिर आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि आपके यहाँ प्रमोशन जो है वो क्या है भाई, इस बेसिस पे होगा कि सीनियरिटी या टाइम के बेसिस पे होगा। तो कंपनी का जो बिहेवियर, मतलब जो एम्प्लॉय जो है उस कंपनी के, उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी इफेक्टिवली, मतलब एडवर्स इफेक्ट होगा उसको। क्यों? मैं पहले भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, मैंने बहुत मुश्किल से ट्रेनिंग वेनिंग सीखी, मैं फाइनेंस में बैठा, मैंने 10 ही दिन हुआ काम करते उठा के मुझे उधर डाल दिया। अरे भाई, अब मेरी प्रोडक्टिविटी, फिर मैं वहां जाऊंगा, वहां सीखूंगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी ना। आई वॉज अ गुड पर्सन इन फाइनेंस, और मेरे को फाइनेंस मिला था, मेरे को उठा के मार्केटिंग में डाल दिया गया। तो भाई मेरे को सिखाया तो क्या, बट मैं उतना प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाऊंगा। इकोनॉमिक्स में याद है यार, वो बटर और वाला एग्जांपल था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि बार बार हमें कि एक खाते जाएंगे तो द मार्जिनल यूटिलिटी, डोमेस्टिक मार्जिनल यूटिलिटी घटती चली जाएगी एज सून एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। ये याद है ना कि जितना ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करते हैं उतना उतना लेथार्जिक, मतलब है। भैया नेम लिखने दीजिए, किसका नेम, कैसा नेम? चलो फाइन। मैं बोल रहा था कि आपने पढ़ा है ना डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, की जितना ज्यादा आप खाते चले जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे हमारा वो उस पर खत्म होता चला जाएगा। तो उसी तरह से अगर कोई एम्प्लॉयज को बार बार इधर उधर उधर पटक रहे हैं उठा उठा के, ठीक है, तो भाई मैं नहीं उतना अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। फिर नो एक्सटर्नल कंपटीशन क्या है भाई, कि जब आप इंटरनल रिसोर्सेज के ही थ्रू आप अपने पोजीशंस को फुलफिल कर रहे हो, तो इससे आपके यहाँ कंपटीशन नहीं हो रहा है, या फिर क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है वो आपके यहाँ नहीं आ पा रहे हैं आउटसाइड से। और इसकी वजह से जो एम्प्लॉयज उनके अंदर कुछ स्पिरिट नहीं है कंपटीशन का यार, कि मुझे निकाल दिया जाएगा अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा, तो मुझे निकाल दिया जाएगा क्योंकि भाई बाहर से कोई बंदा आएगा जो कि मेरे से ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, तो उसको निकाल, मेरे को रख लेंगे, मैं उसको रख लेंगे और मेरे को निकाल देंगे। तो ऐसे टाइप का कोई कंपटीशन की फीलिंग नहीं आती है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अंदर, क्योंकि वहां क्या है, उसको पता है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट होना है, मेरे को यहाँ से उठा के उधर पटक देंगे, उधर से उठा के उधर कर देंगे, नीचे से ऊपर रख देंगे, यही करेंगे, मेरे का क्या ही बिगाड़ लेंगे, ठीक है। तो उसको पता है। बट वही अगर इसको ये पता रहेगा कि हाँ मेरे कंपनी में एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होगा, तो भाई मेरे यहाँ बाहर से लोग आएंगे, तो अगर मेरे से अच्छा कोई पर्सन मेरे ऊपर काम को कर सकता है, तो मुझे उठा के फेंक दिया जाएगा और उसको रख लिया जाएगा। तो उसकी वजह से स्पिरिट ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ती है, बट ऐसा इंटरनल रिक्रूटमेंट की वजह से नहीं होता है, तो वो मोटिवेटेड नहीं रहते, कोई कंपटीशन की भावना नहीं है, कोई स्पिरिट भावना नहीं है। फिर नॉट सूटेबल, नॉट ऑलवेज एज अ सूटेबल सोर्स, ठीक है। भाई देखो, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वालिफाइड, ये मैं इसको शेयर नहीं कर रहा, मैं दूसरे जगह से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी पॉइंट्स आपको लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। फिलहाल में आप बस सुनो चीजों को, ठीक है।
एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और इसको खोल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको लिखवा दूं मैं, ठीक है। हाँ, चलो। तो भाई क्या बोल रहा था मैं, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो पहला क्या है, क्या पहला भाई क्या है बताइए। पहला क्या है, नो स्कोप ऑफ फ्रेश टैलेंट। एक सेकेंड। हाँ, नो स्कोप ऑफ फ्रेश टैलेंट। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एम्प्लॉयज की एडवर्सली अफेक्ट द एम्प्लॉयज, एडवर्सली अफेक्ट द एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फिर तीसरा क्या है भाई, नो एक्सटर्नल कंपटीशन, नो एक्सटर्नल कंपटीशन, ठीक है। फिर चौथा क्या है भाई, नॉट ऑलवेज अ सूटेबल सोर्स, नॉट ऑलवेज अ सूटेबल सोर्स। नॉट ऑलवेज अ सूटेबल सोर्स क्या है कि कुछ जो है हर बिजनेस एंटरप्राइज के लिए जो है क्या कहते हैं, ये एक इंटरनल रिक्रूटमेंट एक बेहतर तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ जगह पे आपको चीजें एक्सटर्नली लानी पड़ती है, आपको चीजें चेंज करनी पड़ती है, आपको अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंज करना चाहता है, तो हर बिजनेस के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता है फॉर की गोइंग विद द इंटरनल रिक्रूटमेंट, तो इसीलिए बहुत सूटेबल सोर्स नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट अमंग एम्प्लॉयज, अमंग एम्प्लॉयज। कॉन्फ्लिक्ट अमंग एम्प्लॉयज क्यों है भाई, कि मैनेजमेंट जो सबसे काबिल बंदा होगा उसी को प्रमोट करेगा, तो भाई जो दूसरा बंदा है, या हो सकता है कि कोई किसी का फेवरेट हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास में किसी को मॉनिटर बना दिया जाता है, तो कोई अच्छा स्टूडेंट और भी होता है, बट भाई वो टीचर का फेवरेट है तो उसे मॉनिटर बना दिया गया, तो अब उसके और उसके बीच में भाई हो जाता है, जैसे कि दो टॉपर्स के बीच में हमेशा लड़ाई रहती है क्लास में, ठीक है, वो अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, इन जनरल सेंस में बता रहा हूँ। आप लोग भी इस बात पे बिल्कुल अग्री करोगे, क्यों भाई बताओ, अग्री करते हो कि नहीं। दो टॉपर कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है। तो उनके बीच में कंपटीशन की भावना रहती है, वो नेगेटिव भी हो जाता है, कुछ कुछ लोग पॉजिटिव रहते हैं, कुछ लोग नेगेटिव रह जाते हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैंने यही देखा है कि नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है भाई, उसको मॉनिटर बना दिया गया तो दूसरे के अंदर आया भाई ये ऐसे कैसे हो जाता है, बट मैं भी तो अच्छा हूँ यार, ऐसे कैसे हो सकता है, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पर्सन या एम्प्लॉयज। तो अगर कंपनी में किसी एक को प्रमोशन मिल रहा है और किसी एक को नहीं मिल रहा है, तो भाई उसमें आपका क्या कहते हैं यार, कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत जायज चीज है। तो ये सब समझ में आया कि आपको, तो इसको अगर आपको याद करना हो, तो अगर आपको ये याद करना हो तो इसका निमोनिक्स क्या है, नान, नान, नान एनसी, नॉन एनसी, डिसएडवांटेज, नॉन एनसी। वैसे ऐसे यार इसको वैसे याद करना, आप इसको बहुत लॉजिकल चीजें हैं, अगर आप इसको पॉइंट टू पॉइंट याद करना है तो आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट याद करना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि एग्जाम के टाइम पे, मैं बोर्ड्स वालों को बता रहा हूँ कि एग्जाम के टाइम पे क्या होता है कि आपको निमोनिक्स में कंफ्यूजन होने लगेगा कि यार ये किसका एडवांटेज का था, किसका डिसएडवांटेज का था, तो आप कंफ्यूज होकर पता चला किसी में कुछ लिख दे, किसी में कुछ लिख दे, तो हमेशा निमोनिक्स याद नहीं रहते, बट हाँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग या आपको चीजें एकदम ऑन स्पॉट याद आ जाए, तो फॉर ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको ये सब निमोनिक्स अच्छे हो जाते हैं कि आपको याद करने में आसान हो जाता है। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोग को जो डेमो हुई थी उसमें टॉप क्लास याद कराया था फीचर, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड कि आप उसको कभी भी याद करोगे तो आपको टॉप क्लास से कंपनी का पूरा फीचर याद आ जाएगा। तो उसी तरीके से ये है कि अगर आप नॉन एनसी, तो अब भाई अब इधर बहुत सारे निमोनिक्स हो गए, तो एक चैप्टर में बहुत ज्यादा निमोनिक्स हो जाते हैं तो कंफ्यूजन होता है, कोई एक स्पेसिफिक चीज है, कोई बहुत टिपिकल चीज है या जो आपको याद करने लायक चीजें होती है, तो उसमें आपका क्या कहते हैं ये बेटर ऑप्शन होता है निमोनिक्स के थ्रू। तो सभी को इंटरनल रिक्रूटमेंट समझ में आया, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले, किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ ले। समझ में आया, थम्स अप कर दीजिए अगर समझ में आ गया है तो। टॉपिक में कितना बच गया है,
स्टाफिंग में और कितना बच गया है? ट्रेनिंग मेथड्स ज्यादा नहीं है, 2 क्लास और लगेगा मेरे हिसाब से एक्सटर्नल बताने में, कल एक्सटर्नल पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल कल किसी भी तरीके से फटाफट कराऊंगा। ठीक है, एडवांस डेटाबेस सिलेक्शन प्रोसेस है, फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। ठीक है, और देन खत्म हो जाएगा। भैया एडवांटेज का एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देंगे ना? करा देंगे ना? कल की क्लास में कराऊंगा ना? मैं रिवीजन करा देता हूँ, वैसे मैं अभी भी बोल देता हूँ, मैं फटाफट अभी भी करा सकता हूँ। देखो, मैं आज की क्लास को बस फटाफट समअप करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही है फिलहाल में। मैंने अभी इसको एक फटाफट चीज करता हूँ कि आपके स्टार्टिंग के एस्पेक्ट क्या क्या है। 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला क्या है आपका रिक्रूटमेंट, दूसरा क्या है सिलेक्शन, तीसरा क्या है ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट जो है वो 2 तरीके से हो सकता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। मैंने पॉइंट्स लिखवा देंगे ना? लिखवाया तो मैंने अभी, ये पॉइंट्स ही तो लिखवा रहा था मैं, और क्या लिखवाया? मैंने पॉइंट्स लिखवा तो दिया। अच्छा चलो मैं फिर से लिखवा दे रहा हूँ, चलो फटाफट, 5 मिनट लगेगा। ठीक है, तो एस्पेक्ट्स क्या है? एस्पेक्ट्स ऑफ क्या भाई? स्टाफिंग। तो एस्पेक्ट्स 3 है। पहला क्या है? रिक्रूटमेंट। ठीक है, दूसरा क्या है? सिलेक्शन। और तीसरा क्या है? ट्रेनिंग। ठीक है, रिक्रूटमेंट आपका 2 तरीके से हो सकता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब अब इंटरनल रिक्रूटमेंट आपका 2 तरीके से हो सकता है, ट्रांसफर या प्रमोशन। ठीक है, एक्सटर्नल हम कल करेंगे। इसमें कुछ एडवांटेजेस हम लोग ने पढ़े थे। एडवांटेजेस पहला क्या था? एडवांटेजेस क्या था? मोटिवेट्स एम्प्लॉयज फॉर बेटर परफॉर्मेंस, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या था? एमजेएस। एमजेएस, फिर जे से था जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। लॉयल्टी, फिर उसके बाद तीसरा क्या था? एस से आपका क्या था भाई? सिंपलर सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, फिर चौथा आपका क्या था भाई? टी टी एम टी एस एम। तो टी से क्या था आपका? ट्रेनिंग टूल। ठीक, उसके बाद फिर क्या था? एस फॉर सेव टाइम्स एंड कॉस्ट, सेव टाइम एंड कॉस्ट। और उसके बाद फिर क्या था? एम से मेंटेन मेंटेन ऑप्टिमल स्टाफिंग। ये था एम जे एस टी एम एस, नहीं टी एस एम, एम जे एस टी एस एम। तो डिसएडवांटेज क्या था? एन ए एन एन सी। ठीक है, तो पहला क्या था? नो स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट। ठीक है, फिर ए से क्या था? एडवर्सली अफेक्ट एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फिर एक और एन से क्या था? नो एक्सटर्नल कंपटीशन। ठीक है, फिर एक और एन से क्या था? नॉट ऑलवेज अ स्कोप ऑफ रिक्रूटमेंट या सूटेबल सोर्स। ठीक है, और सी से क्या था? कॉन्फ्लिक्ट अमंग एम्प्लॉइज। क्या सभी को यहाँ तक है? सभी मेरे साथ याद हो गया? सबको याद हो गया? ठीक है, so that's it for the today. Thank you so much for joining, and we'll complete this chapter very fast in the upcoming classes. Thank you so much for joining. Bye bye, take care, good night.